अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि जमहूरियत और अमरीत के पिछले एपिसोड में मैंने भुट्टो का डिक्लाइन बयान किया था और उसके साथ ये भी कहा था कि इंशाल्लाह आने वाले एपिसोड में आने वाले पार्ट में जो भुट्टो का ट्रायल हुआ था और भुट्टो को किस तरह फांसी की दी गई और भुट्टो के खिलाफ वो कौन सा पर्चा था जो कि बाद में जाके खुला और वही पर्चा भुट्टो की जो फांसी है और उसको फांसी का सबब बना। तो आज के पार्ट में हम सारी चीज़ें ये डिस्कस करेंगे और शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो 1977 में जब देखा कि ज़ियाउल हक ने जब देखा कि दोनों पार्टियां, एक तरफ भुट्टो था और दूसरी तरफ नौशेरा पार्टी थी PNA, भुट्टो को हुकूमत से निकालने के लिए और अपना कब्जा जमाने के लिए, तो उसको एक बहाना मिल गया। अब होता यूँ है कि जुलाई 1977 में भुट्टो जो ज़ियाउल हक है जो भुट्टो की हुकूमत को बरतरफ कर देता है और मार्शल लॉ इम्पोज कर देता है। और मार्शल लॉ इम्पोज करते ही जो 1973 का आइन बनाया था भुट्टो ने उसको मुअत्तल कर देता है। मुअत्तल करने के बाद फिर जो पीपल पार्टी के सीनियर क़यादत होती है भुट्टो के साथ ही, और PNA के कुछ सियासतदानों को भी जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है और इसके साथ ये वादा किया जाता है कि मैं 90 रोज के अंदर अंदर इलेक्शन करवा दूंगा। लेकिन उसके बाद होता यूँ है कि ज़ियाउल हक मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर ये बात करता है कि अगर इलेक्शन दोबारा हो भी गए तो मैं जो पीपल पार्टी और भुट्टो को दोबारा जो इक़्तिदार में नहीं आने दूंगा। और ये गाय बगाए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करता है, हर जगह ये जाकर कहता रहता है। अब भुट्टो जेल से वापस आ जाता है और भुट्टो एक दो फिर ये फैसला करता है कि मैं इंशाल्लाह दोबारा सियासत में कम बैक करूँगा और दोबारा से फिर से आऊँगा। तो भुट्टो इस दौरान भुट्टो का पहले तो लाड़काना में अपने एक ज़बरदस्त सा एक आप कहने वेलकम किया जाता है, क्योंकि भुट्टो जेल से रिहा कराता है और भुट्टो ये फैसला करता है कि मैं मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ जगहों पर जाकर लोगों से खिताब करूँगा और अपनी जो सियासी क़ुव्वत है उसका भरपूर मुज़ाहरा करूँगा और फिर से मैं सियासत में आऊँगा, फिर से इक़्तिदार में आऊँगा। तो इस दौरान ज़ियाउल हक जब ये सारी चीज़ें ये देख रहा होता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहा होता है, तो वो साफ ज़रा उसने तो आप भुट्टो को जब एक दफ़ा कह दिया कि मैं जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी कि हमने भुट्टो को इक़्तिदार में नहीं आने देना, और भुट्टो ने ये ऐलान भी कर दिया और ये फैसला भी किया कि मैं दोबारा से फिर से अपनी जो सियासी क़ुव्वत है उसका फिर से मुज़ाहरा करूँगा और दोबारा मैं आवाम की जो आवाम का वोट है, आवाम के वोट से फिर से हुकूमत में आऊँगा। तो भुट्टो इस दौरान अपने जलसा जुलूस भी दोबारा शुरू कर देता है। तो ये जुलाई में 5 जुलाई को तकरीबन उसकी हुकूमत ख़त्म होती है। भुट्टो मुख्तलिफ लोगों से जाकर खिताब भी करता है और ये खिताब करने के लिए भुट्टो ने रेलवे स्टेशन का सफ़र किया। वो जनूब से लेकर मशरक़ तक और मगरब से लेकर मशरक़ तक, एक स्टेशन से लेकर दूसरे स्टेशन तक वो जाता है, ट्रेन पर सफ़र करता है और ट्रेन पर सफ़र करके स्टेशन पर रोकर आवाम की बड़ी गैदरिंग से मुख्तलिफ खिताबात भी करता है। तो इस दौरान मसला ये होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में मसला होता है, ट्रेनों का जो अपने टाइम पर नहीं पहुंच पाती, अपने सफ़र पर अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाती, और इसके साथ ही मुसाफिरों को काफ़ी मसले मसाइल होते हैं। तो इसके साथ ही जो है इंतज़ामिया होती है, ज़ियाउल हक की मार्शल लॉ की इंतज़ामिया, उसको एक मौका मिल जाता है कि ये तो आवाम का नुकसान कर रहा है और आवाम के डिस्टर्बेंस आवाम के लिए पैदा कर रहा है। तो एक तो फिर से भुट्टो को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो भुट्टो को जब गिरफ्तार किया जाता है तो उसके कुछ दिनों बाद भुट्टो फिर से वापस आ जाता है और भुट्टो ये जान कर के मैं दोबारा से भी गिरफ्तार हो सकता हूँ, तो जो पीपल पार्टी की सदारत वो अपनी बेगम के नाम नुसरत भुट्टो के नाम कर देता है। अब होता यूँ है कि 3 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक भुट्टो के खिलाफ एक पुराना जो पर्चा होता है, अहमद रज़ा कसूरी के बाप के कत्ल का एक पर्चा दिया होता है, जो अहमद रज़ा कसूरी ने 1976 में, वो 35 साल का सियासतदान होता है, वो जाके पर्चा फिर से रीओपन हो जाता है और भुट्टो को उस केस में धर लिया जाता है कि उसने अहमद खान जो कसूरी था, नवाब अहमद खान कसूरी, 1976 में उसके कत्ल का मनसूबा किया, उस पर हमला करवाया और उसको कत्ल करवाया। तो ये होता है पर्चा, उसका जो मुज़ाहरा कर रहा होता है, उसका जो आखिरी सफ़र था
ज़िंदगी का और सियासत का आखिरी सफ़र उसने मुल्तान शहर में किया, और मुल्तान शहर में यहाँ पे आके काफ़ी ज़्यादा लोगों से खिताब भी किया, और खिताब करके अपनी जो क़ुव्वत है उसका भरपूर मुज़ाहरा किया। उसके साथ ही यहाँ की जो इंतज़ामिया है उसको तो वैसे भी कोई ना कोई बहाना चाहिए था, और वहाँ यहाँ पे मुल्तान में भुट्टो के साथ ही डॉक्टर जो मुबशर हसन था उसको भी गिरफ़्तार कर लिया जाता है, उसको नाअहल भी कर दिया जाता है, और भुट्टो को दोबारा से जेल में डाल दिया जाता है। ऊपर से वो जो 3 सितंबर 10 सितंबर के दरमियान जो पर्चा आता है वो पर्चा आ जाता है। अब पर्चा जैसे ही आता है तो नुसरत भुट्टो है जो टॉप के जो लॉयर होते हैं वो हायर करते हैं, जैसे अब्दुल हाफिज पीरजादा हो गया, मतलब ये टॉप के जो लॉयर होते हैं वो भुट्टो के केस के लिए हायर कर लिए जाते हैं, और हायर करके 10 दिनों के अंदर अंदर भुट्टो को फिर से बेल हो जाती है। KM समदानी जो होता है लाहौर हाई कोर्ट में, वो ये कहकर भुट्टो को रिलीज़ कर देता है, भुट्टो की बेल रिलीज़ करता है कि ये जो शवाहिद है ये नाकाफ़ी हैं, और ये कम सबूत ठोस सबूत नहीं है भुट्टो के शामिल होने के। तो इस दौरान भुट्टो फिर से रिहा हो जाता है, लेकिन इसी चार्ज में एक दफ़ा फिर से भुट्टो को धर लिया जाता है, और ज़ियाउल हक के जो भुट्टो को फिर से पकड़वा कर फिर से उसका जो ट्रायल होता है वो शुरू हो जाता है। अब ये ट्रायल लाहौर कोर्ट में शुरू होता है, और जो नीचे मातहत अदालतें होती है उसकी जितनी भी भुट्टो को जो अपील का हक है वो उससे छीन लिया जाता है, और डायरेक्ट ये लाहौर हाई कोर्ट में ये केस चलता है। 5 जो कि बेंच होती है, तो ये 5 से 6 सफ़ात का जो एक आप कह लें प्रोसिक्यूशन और डिफेंस के दरमियान वो जो सवाल जवाब होते हैं, और 706 सफ़ात पर एक फ़ैसला लेकर दिया जाता है, और उसमें बावजूद इसके कि जो गवाहान होते हैं गवाहान जो उनका बयान आपस में नहीं मिलता, और उनको गवाहान का बयान आपस में ना मिलने के बावजूद जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट होता है वो भुट्टो को गिल्टी करार देता है, और भुट्टो को जो 4-5 महीने के बाद केस चलने के बाद भुट्टो को जो गिल्टी करार देने के बाद भुट्टो को सजा मौत दे दी जाती है। अब ये तो डिफेंस जो होता है प्रोसिक्यूशन था, और जो मुद्दाई थे उनका बयान था। अब डिफेंस की जब बारी आती है 25 जनवरी 1978 को दोबारा भुट्टो को पेश किया जाता है अदालत में, लेकिन भुट्टो ये कहकर इनकार कर देता है, और चीफ जस्टिस होता है जो लाहौर हाई कोर्ट का उस पर ये इल्ज़ाम भी लगाता है कि ये तरफदार है और ये सही ट्रायल नहीं कर रहा, और फिर फ्री ट्रायल की भी दरख्वास्त दी जाती है, लेकिन भुट्टो के दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया जाता है, और जो उसकी भुट्टो की फांसी होती है उसको ऐसे ही बरकरार रखा जाता है। लेकिन उसकी जो भुट्टो की फैमिली और भुट्टो के लॉयर होते हैं अब्दुल हाफिज पीरजादा, वो पिटीशन दायर करता है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है उसके सामने पिटीशन दायर करता है, और इसके साथ ही जो डॉक्टर मुबशर हसन होता है उसकी रिहाई की भी अपील की जाती है। लेकिन डॉक्टर मुबशर हसन की जो अपील होती है वो तो मुस्तरद हो जाती है, और भुट्टो की री ओपन ट्रायल की जो दरख्वास्त है वो मंजूर कर ली जाती है। भुट्टो का सुप्रीम कोर्ट में एक फ्री ओपन ट्रायल होता है, और भुट्टो को टाइम दिया जाता है, भुट्टो के वकीलों को, कि आप दोबारा से तैयारी करके हैं, और मार्च में ये ट्रायल शुरू होता है। और इसमें जो तकरीबन कोई 9 या 7 जजेज होते हैं, जिसमें 9 जजेज होते हैं। अब ये 5-4 की निस्बत से ये वो ओवरथ्रो करना चाहते हैं, क्योंकि 2 या 3 जजेज होते हैं जो भुट्टो के खैर खा होते हैं और भुट्टो की तरफ होते हैं। लेकिन ये इस चीज़ को देखते हुए जो चीफ जस्टिस होता है वो ज़ियाउल हक का करीबी होता है, और ज़ियाउल हक के गाँव का भी होता है, करीबी साथी होता है। तो वो ये देखकर वो ट्रायल को आगे जुलाई में ले जाता है, और जुलाई में जो भुट्टो का करीबी साथी होता है जहाँ वो रिटायर होने वाला होता है, और दोबारा जुलाई में ट्रायल फिर शुरू किया जाता है उस वक्त तक, जुलाई 1978 में। और जो जजेस होता है भुट्टो के साथ करीबी जज होता है उसका जो एक रिटायर हो जाता है, बाकी तकरीबन कोई 7 बच जाते हैं बेंच में। अब भुट्टो की अपील सुनी जाती है, भुट्टो के जो डिफेंस होते हैं भुट्टो का डिफेंस भी पेश किया जाता है, और सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है कि हम इसमें ये कर सकते हैं कि अगर प्रेसिडेंट चाहे तो
माफ़ कर सकता है और जो सज़ाए मौत है उसको वो उम्र कैद में तब्दील कर सकता है। इसके साथ ज़िया-उल हक को भी दरख्वास्त दी जाती है। ज़िया-उल हक ये कहकर बहाना बनाता है कि मुझे तो दरख्वास्त मिली ही नहीं, दरख्वास्त ना मिलने का बहाना करता है। और इसके साथ जो लीगल टीम का जो हेड होता है अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा, वो इस चीज़ से आगाह करता है और ये कहता है कि जो ज़िया-उल हक की नीयत है वो ठीक नहीं लग रही। तो भुट्टो इनकार कर देता है कि मैं अब किसी किस्म की कोई भी अपील नहीं करूँगा। लेकिन उसके साथ फिर भी एक दोबारा पे अपील की जाती है भुट्टो की तरफ से डिफेंस की, और भुट्टो को फिर से अदालत में पेश किया जाता है और 10 दिनों का टाइम दिया जाता है। तो उस वक्त भुट्टो तकरीबन कोई 7 या 8 महीने 9 महीने के बाद अदालत में जब पेश होता है और वो पिछले 25 दिनों से जो उसका पानी वगैरह होता है उसका पानी बंद होता है, और ये अदालत में खड़े होकर भुट्टो बयान देता है कि मैं इतना बड़ा हूँ कि मैंने जो किया है मैं उसका एतराफ़ कर सकूँ, क्योंकि उस एतराफ़ से वो एतराफ़ से वो एतराफ़ अच्छा कि जैसे ये अब मुझे ज़िल्लत मिल रही है या जेल की जो ज़िल्लत है, और मैं अपने खुदा के सामने ये कह सकूँगा कि मैंने एक राख से अपनी एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को फरमान चढ़ाया और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के लोगों के लिए, लोगों की फलाह के लिए काम किया, और मेरा खुदा इस चीज़ का गवाह है। तो उसके बाद भुट्टो का जो डिफेंस होता है, भुट्टो को डिफेंस का मौका दिया जाता है, 7 दिनों का वो डिफेंस मुकम्मल होता है, और जो भुट्टो की जो पिटीशन होती है उसको ख़त्म कर दिया जाता है और भुट्टो की जो फांसी होती है उसको बरकरार रखा जाता है। उसके साथ ही फिर जो भुट्टो की बेटी होती है बेनज़ीर भुट्टो होगी, और उसका जो बेटा होता है मुर्तज़ा अली भुट्टो, वो इंटरनेशनल लेवल पर भी कोशिश करते हैं कि भुट्टो की किसी न किसी तरह जो फांसी है वो फांसी को ख़त्म किया जा सके, और मुख्तलिफ जो आलमी रहनुमा होते हैं उनको भी मुलव्वस किया जाता है, जिसमें सरफ़राज़ लीबिया का कर्नल कज़ाफ़ी हो गया। कर्नल कज़ाफ़ी अपने वज़ीर-ए-आज़म को भेजता है उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म को, ये कह कर के भुट्टो को लीबिया बेशक भेज दें, लीबिया मुल्क बदर कर दें, लेकिन उसकी जो फांसी है उसको रोक दें। और जो वज़ीर-ए-आज़म होता है लीबिया से आता है, भुट्टो कर्नल कज़ाफ़ी भेजता है, वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट एक हफ्ते तक ये इंतज़ार में बैठा रहता है कि भुट्टो की फांसी कब ख़त्म होगी और मैं भुट्टो को अपने साथ लेकर जाऊँगा। लेकिन ज़िया-उल हक उन सब की जो दरख्वास्त वगैरह है वो ख़त्म कर देता है और नहीं मानता, और भुट्टो की जो फांसी है उसको बरकरार रखा जाता है। आखिरी मरतबा जो भुट्टो अवामी अदालत रावलपिंडी में आवाम के सामने जो पेश होता है, तो तकरीबन उसको 9 या 10 महीने हो चुके हैं, तो उसकी सज़ाए मौत को, और भुट्टो की जो हालत होती है शदीद ख़राब होती है, क्योंकि भुट्टो को जो जेल में टॉर्चर किया जाता है और सख्त जुल्म किया जाता है। उसके साथ ही आखिरी मरतबा वही मार्च में अवामी पब्लिक होते हैं, पब्लिक के सामने पेश किया जाता है, और तकरीबन कोई आगे चलकर 4 अप्रैल 1979 को भुट्टो को अडयाला जेल में फांसी दी जाती है। और भुट्टो आखिर में ये कहता है कि ए खुदा गवाह रहना कि मैं बेकसूर हूँ, और इसके साथ ही भुट्टो को फिर फांसी दी जाती है। तो ये भुट्टो का इख्तिताम यहाँ पे फांसी पे होता है। आगे चलकर फिर जब दोबारा पीपल पार्टी की हुकूमत आती है 2011 में, ये पिटीशन तकरीबन 32 साल फिर से रीओपन होती है। उसको चीफ जस्टिस जो होता है इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी वो हेड करता है। उसके साथ जो लॉ मिनिस्ट्री है उसको इन्वॉल्व किया जाता है, और बाबर अमान होता है जो वो इसका हेड होता है। वो बाबर अमान की लीगल टीम उसको हेड कर रही होती है, और ये ट्रायल दोबारा फिर से शुरू होता है। लेकिन आगे चलकर ये ट्रायल इसलिए बंद कर दिया जाता है 2012 में, क्योंकि बाबर अमान जो होता है वो उसको हटा दिया जाता है लीगल टीम के हेड से, और ये केस होता है जो डिस्मिस कर दिया जाता है। तो इस तरह भुट्टो का एक सियासी कैरियर है, उसके डिक्लाइन होने के बाद भुट्टो को फांसी, और ये सारी चीज़ें एक अवामी लीडर को, जो अवामी पजीराई से आया हुआ लीडर है जिसका एक टाइम अरूज था, उसका ज़वाल हुआ, ज़वाल के बाद उसको फांसी दे दी जाती है। तो इस तरह एक जो जमहूरियत का एक 5 या 6 साल दौर होता है वो भुट्टो की फांसी के साथ ख़त्म होता है। दोबारा से 1977 से लेकर 1988 तक फिर से दोबारा से जो आमरीत का एक तीसरा दौर फिर से शुरू हो जाता है।
वो तीसरा दौर क्या था, उसमें क्या क्या चीज़ें हुई, कैसे कैसे हुई और किस तरह ज़ियाउल हक ने तालिबान को बसाया, तालिबान की एक जो पذीराई है वो यहाँ पे हुई, और ये सारी चीज़ें चलाने वाले एपिसोड में बयान करूँगा। तो आज तक के लिए इतनी वीडियो, होप सो कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।